नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र एनडीए की दरार कम होने का नाम नहीं ले रही है। एकनाथ शिंदे से बिगड़ी बात। महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने वह कारनामा कर दिया है, या यूं कहें तो पूरे देश के अंदर और भाजपा के अंदर भी और सहयोगी दलों के अंदर भी, कि जो छल कपट वाली राजनीति है वही नरेंद्र मोदी की असली राजनीति है। छल कपट, समझ रहे हैं ना, छल कपट। अब इस छल कपट के बीच हर किसी के साथ छल की ही कोशिश रहती है इस सरकार और इस अगुवाई वाली पार्टी, मोदी वाली भाजपा की। मोदी वाली भाजपा इसलिए कह रहा हूं कि पहले की भाजपा ऐसी नहीं थी जैसी आज की भाजपा है। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू हो या महाराष्ट्र में जिस तरह एकनाथ शिंदे के अंदर भाजपा से जो दरार पैदा हो रहा है, कई सारी चीजें हैं इसमें, इसलिए नाराजगी काफी है। अब अमित शाह को एनडीए गठबंधन के एक एक नेताओं से मिलने की कोशिश करनी पड़ रही है, चाहे चंद्रबाबू नायडू हों, चाहे एकनाथ शिंदे हों, अजीत पवार हों, जयंत चौधरी हों, अनुप्रिया पटेल हों, नीतीश कुमार हों, जीतन राम मांझी हों, उपेंद्र कुशवाहा हों, चिराग पासवान। हर नेताओं से, एक एक नेता से मिलने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि संकेत और खबरें जो गठबंधन से निकल रही है वह शुभ नहीं है। और कुल जमात एनडीए गठबंधन के अंदर 53 सांसद ही हैं जो समर्थन दे रहे हैं, जिनके बदौलत है। इन 53 में से अगर 30 सांसद भी गायब हो गए तो मोदी सरकार धराशायी हो जाएगी। 53 में 30 सांसद भी गायब हो गए तो मोदी सरकार धराशायी हो जाएगी। तो एकनाथ शिंदे के तो 7 सांसद हैं, तो वह तो बहुत बड़ी समस्या खड़ा कर सकते हैं। 30 में 7 निकाल देंगे तो सिर्फ 23 बच जाएंगे व्यवस्था करने के लिए विपक्ष को। और अगर वह भाजपा का साथ छोड़ेंगे तो उन्हें सत्ता के साथ जरूर रहना है, तो वह इंडिया गठबंधन अगर सरकार बदलने की कोशिश करेगा तो वह जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन अगर अजीत पवार भी साथ छोड़ने लगे तो संख्या 8 की हो जाती है। 7 और 1 8। यह सब दरार पड़ने की वजह से और जो नीयत है उसमें खोट होने के वजह से यह सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन अजीत पवार गठबंधन छोड़ने का तात्पर्य है और दरार बढ़ने का तात्पर्य है कि महाराष्ट्र की सरकार भी संकट में आ जाएगी। अब ऐसे में चाहे एकनाथ शिंदे हो और चाहे अजीत पवार हो, दोनों महत्वपूर्ण हो जाते हैं और बात गठबंधन में बन नहीं रही है। महाराष्ट्र एनडीए के अंदर जो महायुति कही जाती है पूरा खरमंडल है, यानी कि बात बड़ी दूर तक चली गई है। और देवेंद्र फडणवीस हैं तो उनको घमंड बहुत ज्यादा है। सीएम क्या बन गए, वह पूरे महाराष्ट्र का मालिक बन करके बन गए। वह जैसे हाके सबसे चले और गठबंधन धर्म निभाने की बात करते हैं, जो धर्म को जानते ही नहीं, जो धर्म को जानते ही नहीं कि धर्म क्या चीज होता है, वह गठबंधन धर्म निभाने की बात करते हैं। तो आक्रोश और गुस्सा और बढ़ जाता है एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का। अब यहां तक तो बात सही थी, ठीक थी, लेकिन जिन 2 पार्टियों को मोदी और शाह ने तोड़ा था, शिवसेना और एनसीपी को, यह सोच के तोड़ा था कि वह कमजोर हो जाए ताकि भाजपा का रास्ता साफ रहे, यानी कि बदनीयत, जैसा मैंने कहा, उसके हिसाब से। और फिर वही टूटे हुए लोग जुड़ने लगे उसी पार्टी से, तब तो फिर इधर का रास्ता कमजोर हो जाता है भाजपा का। अब ऐसे में बात बिगड़ गई।
क्योंकि अजीत पवार ने घर वापसी के संकेत दे दिए कि शरद पवार से मिलेंगे। अब इन सभी चीजों को लेकर के मोदी सरकार खासा परेशान हो गई और चंद्रबाबू नायडू इसी में, अगर हमारे साथ वादे पूरे नहीं किए गए तो मैं समर्थन वापस ले लूंगा, गठबंधन तोड़ दूंगा, यह चीजें परेशान कर दी। तो अमित शाह एक एक नेताओं से मिल रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर भी, और मिल रहे हैं आंध्र के नेताओं से भी, लेकिन बात नहीं बन रही है, बात बन नहीं रही है। दिल्ली के साथ साथ महाराष्ट्र की भी सरकार संकट में आ गई। अजीत पवार ने कह दिया कि भैया मैं तो अकेले चुनाव लड़ूंगा और जरूरत पड़ी तो शिंदे से मैं गठबंधन कर लूंगा, यानी कि एक और गठबंधन वहां उत्पन्न हो जाएगा। तो ऐसे में जो कमजोर करने के लिए एनसीपी और शिवसेना को तोड़े थे, तो वह तो अभी सरदर्द बने ही थे, जो लोकसभा चुनाव में मुश्किल में डाल दिए। तो यह दोनों अगर जुड़ गए और अलग हो गए भाजपा से, तो भाजपा की तो पोल पट्टी ही खुल जाएगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही तो विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसमें बड़ी भारी मात्रा में धांधली के आरोप लगे। तो पोल खुल जाएगा, सारी बातें खुल के सामने आ जाएगी कि भाई ऐसे ऐसे हम लोगों ने चुनाव जीता था और हमने साथ दिया था, धोखा दे दिया। तब जो बातें दबी हैं या जो बातें चर्चा में है उस पर मुहर लग जाएगी। तो फिर मनाने की कोशिश की गई, लेकिन एकनाथ शिंदे और अजीत पवार नहीं माने, यानी कि एनडीए गठबंधन से अलग होकर के वह बीएमसी का चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ अभी ये सब चल ही रहा था कि सोनिया गांधी का प्रयास सफल होने लगा, यानी कि यह छोड़ने का मतलब है कि वह इंडिया गठबंधन की तरफ ही मूव करेंगे। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे भी यह कहने लगे कि राहुल गांधी को कि कांग्रेस को अलग होकर के बीएमसी चुनाव में नहीं लड़ना चाहिए, एक साथ होकर के एकजुटता के साथ चुनाव लड़ना चाहिए, यानी कि सोनिया गांधी का प्रभाव पड़ा। अब महाराष्ट्र के अंदर यह सारी चीजें परिस्थितियां चल ही रही हैं, तब तक अगर यह चीजें निकल करके आ जाए कि बिहार में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, तब तो फिर समस्याएं बढ़ जाती हैं। अब एकनाथ शिंदे को जिस तरह से साइड करने की कोशिश की गई वह फेल हो गई और दिल्ली के अंदर नई रणनीति पर काम होने लगा, लेकिन दिल्ली के अंदर वह रणनीति काम नहीं आई। नीतीश कुमार उसी वक्त बिहार से दिल्ली आते हैं और नीतीश कुमार की भी तल्ख तेवर जो चंद्रबाबू नायडू के थे वैसे ही उनके भी तेवर हो जाते हैं। ऐसे में मोदी सरकार के लिए बड़ी भारी संकट पैदा हो जाता है और मोदी सरकार के लिए मुश्किलें पहाड़ तोड़ने वाली हो जाती हैं। यानी कि सोनिया गांधी की एंट्री के बाद मोदी सरकार का जो हाल है वह बड़ी बेहाल है। कुर्सी संकट में तो है, जब तक चल रही है तब तक, क्योंकि देखिए जब आग लगता है तो धुआं उठती है और जीतन राम मांझी की एक चिंगारी ने, एक आवाज ने पूरे गठबंधन के अंदर सवाल खड़े कर दिए हैं। हर किसी के अंदर वही सवाल है कि भाजपा धोखा देती है, अपने वादे पूरा नहीं करती है, जिसके शिकार सभी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव और फर्क अगर पड़ता है तो वह नीतीश कुमार को पड़ता है, चंद्रबाबू नायडू को पड़ता है और एकनाथ शिंदे को पड़ता है। नीतीश कुमार की तो उम्र हो चली और मानसिक तौर पर वह थोड़े बहुत बीमार भी हैं, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते, लेकिन वह भी शक के दायरे में है। चुनाव के वक्त और फैसले के वक्त तो बहुत टाइट लग रहे थे, लेकिन हिजाब खींचने के बाद फिर मानसिक तौर पर बीमार लगने लगे। वह बातें एक साइड करते थे। अब नीतीश कुमार अगर इस बात पर ठन गए हैं कि आपको वादे पूरे करने पड़ेंगे, तो वह मोदी सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं है। अंजाम क्या होगा, अब वह बंगाल चुनाव के बाद पता चलेगा कि भाजपा जो एग्जिट प्लान उनका चाहती थी साइड करना, वह सफल होगी या नीतीश कुमार भाजपा का ही साथ छोड़ करके तब तक अलग चौंका देंगे। यहाँ तक बात आ गई, क्योंकि एनडीए गठबंधन के अंदर सब ठीक नहीं है। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू तो इस सरकार से बिल्कुल खुश नहीं है। वह तो
10 सालों का आरोप लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी के साथ, और उन्होंने 2018 में समर्थन भी वापस लिया था। अब ऐसे में 53 सांसद जो हैं भारतीय जनता पार्टी के पास एनडीए गठबंधन के, वह 53 सांसद पूरी तरह से साथ रहते हुए भी मोदी सरकार के साथ नहीं है। यह बात बड़ी चौंकाने वाली है कि साथ रह करके भी साथ नहीं है, यानी कि वह वादे याद दिला रहे हैं कि भैया आप अपने वादे पूरा करो। और अगर उन 53 सांसदों में देखा जाए तो एकनाथ शिंदे 1, अजित पवार महाराष्ट्र से 2, उत्तर प्रदेश से जयंत चौधरी 3, अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश से 4, जीतन राम मांझी बिहार से 5, और छठा चिराग पासवान, 7वां उपेंद्र कुशवाहा और 8वां नीतीश कुमार बिहार से, आंध्र प्रदेश से पवन कल्याण और चंद्रबाबू नायडू, यानी कि 10 पार्टियां। और आप देवी गौड़ा को भी ले लीजिए, 11 पार्टियां हैं जिनके 1 या 2 या 5 या 7 या 12 या 16 सांसद हैं। तो आपको 11 पार्टियों से जो आपने वादे किए हैं उसे पूरा करना पड़ेगा, और आपके पास पूरा करने के लिए धन है नहीं। भाजपा के खाते में तो बहुत धन है, सरकार के खाते में नहीं है। सरकार डिफॉल्टर है, सिर्फ हवा बना रही है, लोगों को गुमराह कर रही है। हकीकत यह है कि यह सरकार फेल हो चुकी है, हर सेक्टर में यह फेल हो गई है। सिर्फ उद्योगपतियों के पास पैसे हैं और वही रोटेट हो रहे हैं। आम जनता के पैसे खत्म हो चुके हैं, पैसे नहीं है। पैसे आएंगे कहां से? जब 1,80,000 लघु उद्योग कंपनियां बंद हो गई, जब मजदूरी मिलने वाली योजनाएं बंद हो गई, मनरेगा जैसी योजनाएं बंद हो गई जो रोजगार की गारंटी देती थी, तो रोजगार कहां से मिलेगा? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बंद हो रहा है। जैसा मैंने कहा 1,80,000 एमएसपी कंपनियां बंद हो गई, तो भारी मात्रा में लोग गए। अब विदेश में माल हमारा जा नहीं रहा है क्योंकि टैक्स हर देशों ने लगा दिया, और बम्पर टैक्स लगा दिया 50% का, 100% की भी धमकी दे रहे हैं। ऐसे में वह भी हमारा रुक रहा है, आयात निर्यात में भी फर्क आ रहा है। माल उधर से ला तो रहे हैं, इधर से जा नहीं रहा है। इधर से जाने वाला मांग महंगा हो गया, 100 रुपया का माल 150 रुपया, तो वहाँ 200 रुपये में कौन खरीदेगा? जो 100 रुपये में मिल जा रहा था वह अब 150-200 में कौन खरीदेगा? तो माल नहीं बिक रहा है, तो माल का ऑर्डर नहीं मिल रहा है, तो माल नहीं जा रहा है, तो उधर से डॉलर नहीं आ रहा है। डॉलर नहीं आ रहा है तो यहाँ हमारा रुपया कमजोर हो रहा है। तो बड़े लोगों के पास पैसे तो, और विदेशी लोग हमारे देश में शेयर मार्केट से पैसा निकालने लगे हैं, तो हमारी अर्थव्यवस्था और कमजोर होने लगी है। दूसरी तरफ आम जनता के पास अगर पैसा रहता है, काम रहता है, तो उनको पैसा मिलता है, और पैसा मिलता है तो वो पैसा खर्च करते हैं मार्केट में। जब पैसा रहेगा तभी तो कोई शौक पूरा करेंगे या बच्चों के शौक पूरेंगे। अब पैसा नहीं है तो जो 1 किलो चावल आ रहा था वह 1 किलो चावल न ले आकर के 5 किलो फ्री वाला चावल ले आने के लिए मजबूर हो गए। तो 81 करोड़ लोग अब उस पर पूरी तरह से आश्रित है। जिस दिन वह सरकार बंद करेगी उस दिन इस सरकार को सड़क पर घसीट लेंगे लोग। यह सरकार भी जानती है तो बंद नहीं कर सकती। लेकिन उस 5 किलो अनाज को पकाने के लिए बाकी के सामान भी लगते हैं जो लोगों के पास पैसे नहीं है लाने के लिए, तब लोगों की गुस्सा फूट रहे हैं। और यह सरकार चूंकि फेल हो चुकी है तो यह अलग अलग संस्थाओं को बेच कर पैसा इकट्ठा कर रही है, और इकट्ठा करके ऐश कर रही है। और जो कर्ज लिया है हमारे देश की सरकार ने 240 लाख करोड़ रुपए का, वह कर्ज बढ़ता जा रहा है। कर्ज चुकाने के लिए कर्ज और फिर कर्ज किस्त भरने के लिए कर्ज, लेकिन वह कर्ज कम नहीं, बढ़ता जा रहा है और रुपया गिरता जा रहा है, डॉलर महंगा हो रहा है। तो ऐसे में सरकार कहती है कि रुपया कमजोर नहीं हुआ है, डॉलर थोड़ा मजबूत हो गया। अब सोचिए $1 90 रुपया के पार हो गया। आने वाले वक्त में ऐसे ही चला तो कुछ दिनों में 100 के पार हो जाएगा। तो 240 लाख करोड़ का जो कर्ज है ना, वह 300 लाख करोड़ रुपए चुकाने पड़ेंगे। तो ऐसे में और भी टैक्स आपके ऊपर लगाए जाएंगे, और आपके पास पैसे है नहीं कुछ खरीदने के लिए, तो टैक्स कहाँ से आएगा? तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो चल रही है थोड़ी बहुत, वह भी
बंद होनी शुरू हो जाएगी। फिर बाद में जानते हैं क्या होगा, अभी जो बच्चों को टॉफ़ी ले करके देते हैं, 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया का टॉफ़ी देते हैं, या आप जो चटपटे सामान कुरकुरे उकरे नमकीनों में जो खरीदते हैं, आप चिप्स खरीदते हैं, बाद में जानते हैं क्या करेंगे, चावल को भुजवाएंगे, जैसे पहले भूजा जाता था, मटर भुजवाएंगे, चना भुजवाएंगे, भूजा बना करके खा लेंगे, भेली से खा लेंगे, चीनी नहीं खरीद के लाएंगे। तो जब पहले वाली परिस्थितियां पर लोग आ जाएंगे और इस तरह से देसी सत्तू घोर करके पी लेंगे, पेप्सी पीने की जरूरत नहीं है, ठंडा पीने की जरूरत नहीं है, तब इन कंपनियों को भी धक्का लगेगा, तो यह कंपनियां भी बंद होंगी, तो सरकार और बेपर्दा होगी। ऐसे में जो कर्ज है वह कर्ज भर नहीं पाएगी, तो हमारे देश की कंपनियां दूसरे देश में जा करके और वहां पर कंपनियां डालने लगेगी। तो जो मध्यम वर्ग के ऊपर के लोगों को रोजगार है, बड़े बड़े सेठों के लोग जो डायरेक्टर फैक्टर है, वह सब बेपर्दा हो जाएंगे और कंपनियां जब बाहर चली जाएगी, अब वहां से सामान आएगा तो वह और भी महंगा होगा और भी सरकार संकट में आ गई। यानी कि एक तरह से फिर यह सरकार पूरी तरह से बड़े बड़े उद्योगपतियों का गुलाम इस देश को बना देगी और फिर ऐसा वक्त आ जाएगा कि कहते हैं ना, भूखे भजन न होए गोपाला, तो पेट पालने के लिए मजदूरी उतनी ही मिलेगी जितने में आपका पेट चल पाए। फिर पहले जैसे धन्ना सेठ आपको चावल देंगे, अनाज देंगे और अपने पास काम करवाएंगे और पेट पर आपको काम करना पड़ेगा और जीविका चलाना पड़ेगा। यह मोदी सरकार इस हालात में ले आकर के आप दर्शकों को खड़ा करने वाले हैं। तो इसलिए सतर्कता बरतिए और अगर विकल्प इस सत्ता को हटाने का मिल गया, विपक्ष जिस तरह से तैयारी कर रहा है, इंडिया गठबंधन, सोनिया गांधी जिस तरह से आगे बढ़ी है और प्रयास कर रही है, और अगर चंद्रबाबू नायडू जैसे महाराष्ट्र से एकनाथ सिंह जैसे लोगों का सहयोग मिलता है, तब तो व्यवस्था बदल जाएगी, तो व्यवस्थाएं बदल जाएंगी। नहीं तो अगर यही सरकार रही तो आने वाले दिन में वह दिन दूर नहीं कि आप फिर 1947 वाली जीवन, जो गुलामी से आज़ादी मिली थी, वह वाला जीवन आपको जीने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।